हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाले केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का कम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। कुंडली बड़ी अद्भुत है, मेरे सामने है। बड़ा मजबूत मजबूत राजयोग में इस कुंडली में देख रहा हूँ। भगवान का अगर कृपा हुआ और सही समय पर में ये सब ग्रह अगर जिंदगी में आ गया तो कमाल ही होगा, फिर देखेगी दुनिया। ये जो कुंडली है आपके सामने में स्क्रीन पर में आप देख ही रहे होंगे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है और कन्या राशि है। प्रथम भाव में आप देख रहे होंगे कि गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं। तीसरे भाव में जो है सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। चौथे भाव में शनि बैठा हुआ है अपने ही घर में कुंभ राशि में, शश नामक राजयोग बना रहा है। पंचम भाव में कोई भी नहीं। छठे भाव में जो है केतु बैठा हुआ है मेष राशि में। सप्तम अष्टम नवम भाव में कोई नहीं। दसम भाव में सिंह राशि में मंगल बैठा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। ये अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व में बैठा हुआ है। और दूसरा कि एकादश भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है 8 डिग्री पर में, और द्वादश भाव में राहु बैठा हुआ है 16 डिग्री पर में। बड़ी कमाल की कुंडली है। बड़ा ही आसान भाषा में सब कुछ बताने वाला हूँ मैं इस कुंडली के बारे में। बड़ा अच्छा फलादेश लग रहा है इस कुंडली का। और लेकिन सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर के आप बैठ जाओ, तभी आपके लिए ये मेरे द्वारा बताई गई बातें, मेरा मेहनत और आपका पैसा ये सही होगा। नहीं तो समझ लो कि वो व्यर्थ ही चला गया। वो तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ और जैसे जैसा लिखवा रहा हूँ धैर्यपूर्वक पैसेंस के साथ लिखना शुरू करो। जब से जन्म हुआ तब से लेकर के 6/9/1995 तक सूर्य की महादशा रही। 6/9/1995 से लेकर के 6/9/2005 तक चंद्रमा की महादशा रही। 6/9/2005 से लेकर के 6/9/2012 तक मंगल की महादशा रही। 6/9/2012 से लेकर के 6/9/2030 तक राहु की महादशा रहेगी। 6/9/2030 से लेकर के 6/9/2046 तक गुरु की महादशा रहेगी। 6/9/2046 से लेकर के 6/9/2065 तक शनि की महादशा रहेगी। 6/9/2065 से लेकर के 6/9/2082 तक बुध की महादशा रहेगी। बस यहीं पे स्टॉप कर देना है, इससे आगे अब नहीं जाना है। उसके बाद पेज पलट दो और फिर जैसा लिखा रहा हूँ लिखने की कोशिश करो। 6/9/2012 से लेकर के 19/5/2015 तक राहु के महादशा में राहु की अंतर्दशा। 19/5/2015 से लेकर के 13/10/2017 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। 13/10/2017 से लेकर के राहु के महादशा में शनि की अंतर्दशा हो गई 19/8/2020 तक। यानी कि 13/10/2017 से लेकर के 19/8/2020 तक राहु के महादशा में शनि की अंतर्दशा, और 19/8/2020 से लेकर के 6 मार्च 2023 तक राहु के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 6 मार्च 2023 से लेकर के 25 मार्च 2024 तक राहु के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 25 मार्च 2024 से लेकर के 25 मार्च 2027 तक राहु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। 25 मार्च 2027 से लेकर के 19 फरवरी 2028 तक राहु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, और 19 फरवरी 2028 से लेकर के 19/8/2029 तक राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, और 19/8/2029 से लेकर के 6/9/2030 तक राहु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। आगे लिखो, आप पेज पलट दो और फिर लिखो 6/9/2030 से लेकर के 25/10/2032 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। 25/10/2032 से लेकर के 6/5/2035 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतर्दशा। 6/5/2035 से लेकर के 13/8/2037 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 13/8/2037 से लेकर के 19/7/2038 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 19/7/2038 से लेकर के 19 मार्च 2041 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। 19 मार्च 2041 से लेकर के 6 जनवरी 2042 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, और 6 जनवरी 2042 से लेकर के 6 मई 2043 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, और 6 मई 2043 से लेकर के 13 अप्रैल 2044 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा, और 13 अप्रैल 2044 से लेकर के 6/9/2046 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा। पेज पलट दो, आगे थोड़ा और लिखो। 6/9/2046 से लेकर के 10/9/2049 तक शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा। 10/9/2049 से लेकर के 19/5/2052 तक शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा।
19/5/2052 से लेकर के शनि के महादशा में, अच्छा 19/5/2052 से लेकर के 28/6/2053 तक शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा, 28/6/2053 से लेकर के 28/8/2056 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, 28/8/2056 से लेकर के 10/8/2057 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, और 10/8/2057 से लेकर के 10 मार्च 2059 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। 10 मार्च 2059 से लेकर के 19 अप्रैल 2060 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा, और 19 अप्रैल 2060 से लेकर के 25 फरवरी 2060 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा, और 25 फरवरी 2063 से लेकर के 6/9/2065 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। अब इससे आगे नहीं जाऊंगा, इसके बाद फिर बुध की महादशा है जो 2082 तक है, वो अपना बाद की बात है। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूं फलादेश, बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है आप। मैं जब कहूंगा कि सूर्य के समय में ये फल होगा तो आप उसमें कॉपी में देखो कि सूर्य की महादशा कब है, सूर्य की अंतर्दशा कब है, और जब मैं सूर्य का फलादेश बताऊंगा तो वो चीज़ें सूर्य के समय में लागू होगी। जब मैं चंद्रमा का फलादेश बताऊंगा तो वो चीज़ें चंद्रमा के समय में लागू होगी। जब मैं मंगल का बताऊंगा तो वो चीज़ें मंगल के समय में जो है लागू होंगी, और जब मैं बुध का बताऊंगा तो वो चीज़ें बुध के समय में आपके लिए लागू होगी, और जब मैं बृहस्पति का बताऊंगा तो वो चीज़ें बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा में लागू होगी, और जब शुक्र का बताऊंगा तो वो चीज़ें शुक्र की महादशा अंतर्दशा में लागू होगी, और जब शनि का बताऊंगा तो वो चीज़ें शनि की महादशा अंतर्दशा में लागू होगी, और जब राहु का बताऊंगा तो वो चीज़ें राहु की महादशा और अंतर्दशा में लागू होगी, और जब केतु का बताऊंगा तो वो चीज़ें केतु की महादशा अंतर्दशा में लागू होगी। ये समझ लो आप खाका। अब मैं सूर्य से फलादेश शुरू करने जा रहा हूँ। आप देख लो कि सूर्य इस कुंडली में 10वें भाव का मालिक होकर के 3रे भाव में बैठा हुआ है मकर राशि में, और सूर्य 3रे भाव में बैठने का अर्थ ये हो गया, आपको बड़ा गौर से समझने की आवश्यकता है। 3रे भाव में बैठने का अर्थ ये हो गया कि छोटे भाई बहन अगर कोई होगा इस व्यक्ति का तो सूर्य की महादशा अंतर्दशा में छोटे भाई बहन से लाभ का योग बन गया, खुद के पराक्रम में वृद्धि का योग बन गया, पैशंस लेवल में जो है सो वृद्धि का योग बन गया। आपको मैं बता दूं कि आयु में वृद्धि का योग बन गया, माता के लिए बड़ा बेहतरीन समय का योग बन गया। ये गुप्त शत्रु जो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा वो आपका कुछ बाल बांका नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी बड़ा बढ़िया समय बन गया। ये गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अगर परेशानी आती है तो सूर्य जो है उसको दबाने का प्रयास करेगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि जो है सो 9वें भाव पर में, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह जो है सो करने की कोशिश करोगे सूर्य की महादशा अंतर्दशा में, यश में वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से लाभ होगा, साधु सन्यासी ऋषि मुनि संत महात्मा इन सब का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा, शिक्षा स्तर भी आपके लिए जो है सो सूर्य के समय में बढ़िया रहेगा। अब देख लो कि सूर्य के 3रे भाव में बैठने पर में भृगु ऋषि वृश्चिक लग्न वालों के लिए क्या कह रहे हैं, कि इसका क्या मत है, इनका ये क्या फल दे रहे हैं। मेरा मत आपने सुन लिया कि क्या क्या फल होगा, भृगु ऋषि का भी सुन लो, ये फल भी आपको लागू होगा जब सूर्य की महादशा अंतर्दशा आएगी। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मकर का सूर्य लग्न से 3रे स्थान में हो वह मनुष्य बड़ा पुरुषार्थी होता है तथा बड़ा भारी मेहनती एवं पिता की व भाई की स्थान की शक्ति को कुछ वैमनस्यता के साथ पाने वाला होता है तथा उद्योग के जरिए उन्नति पर पहुंचने वाला तथा मान प्रतिष्ठा को पाने वाला और भाग्यशाली कहलाता है तथा कुछ धर्म कर्म का पालन करने वाला तथा परिश्रम से यश कमाने वाला, बड़प्पन की योजनाओं पर चलने वाला किंतु परिश्रम के अनुसार पूर्ण सफलता पाने वाला तथा बड़ी दौड़ धूप करने वाला व हिम्मत का भरोसा रखने वाला जो है वो व्यक्ति होता है। ये भृगु का मत है, यानी कि लगभग जो मैंने बातें बताई उसी से मिलता जुलता जो है ये भृगु भी कह रहे हैं। तो सूर्य के बाद अब चंद्रमा का चर्चा जो है करते हैं। चंद्रमा जो है इस कुंडली में बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव में और मालिक है चंद्रमा इस कुंडली के 9वें भाव के। तो चंद्रमा भी इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है और चंद्रमा का जब जब समय जिंदगी में आएगा तो क्या क्या फल आपको मिलेगा वो आप देख लो। सूर्य के लिए अगर आप चाहो तो सूर्य की महादशा अंतर्दशा में माणिक के अगर धारण कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब चंद्रमा का फल देखो मेरे अनुसार क्या मैं कह रहा हूँ।
चंद्रमा आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है तो चंद्रमा के समय में आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और चंद्रमा की दृष्टि पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। और चंद्रमा की दृष्टि जो है पंचम भाव पर में तो संतान का भी सुख मिलेगा, पुत्री प्राप्ति का योग बन गया, विद्या बुद्धि की प्राप्ति का योग बन गया, यश में वृद्धि का योग बन गया, अब चाहने वालों की संख्या में वृद्धि होगी, धर्म और मंगल कार्य भी कर पाओगे, ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ मिलेगा। और आपको बता दूं छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो उसको चंद्रमा दबाने का प्रयास करेगा। चंद्रमा जो है इस कुंडली में आपके कुंडली में जो है सो नवम भाव का भाग्य का मालिक है तो चंद्रमा के समय में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, धर्म और तीर्थ यात्रा वगैरह भी कर पाओगे, यश में भी वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, सन्यासी ऋषि मुनि संत महात्मा ब्राह्मण आचार्य इन सब का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और शिक्षा स्तर भी आपका काफ़ी बढ़िया जो है सूर्य देवता चंद्रमा देवता कर देंगे। चंद्रमा के समय में अगर आप मोती धारण कर लेते हो तो आपके लिए जो है और भी कमाल हो जाएगा और भी बढ़िया रहेगा और बहुत ही अच्छा मन के अनुसार जो है फल देने वाला चंद्रमा हो जाएगा, यानी कि वृद्धि हो जाएगी चंद्रमा के फल में। अब देख लो कि भृगु ऋषि क्या कहते हैं चंद्रमा अगर एकादश भाव में हो तो इनका कहना है कि जिस व्यक्ति का कन्या का चंद्रमा लग्न से 11वें स्थान में हो वह व्यक्ति बड़ा मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली होता है, भाग्य शक्ति के बल पर में बहुत प्रकार के सुंदर सुंदर दिव्य लाभ प्राप्त करने वाला, आमदनी की तरफ से बेफिक्र रहने वाला, धर्म का पालन करने वाला, वह धर्म की लाइन से एवं धार्मिक विचारों से ही फायदा पाने वाला होता है, वह खूब धन कमाने वाला तथा विद्या स्थान को सुचारू रूप से व्यवहार में लाने वाला और सत्य का ध्यान रखने वाला और संतान का सुख प्राप्त करने वाला, देव योग से बहुत ही विद्याओं और वस्तुओं का लाभ पाने वाला और शील स्वभाव से फायदा पाने वाला बड़ा ही भाग्यवान और दयालु व्यक्ति होता है। यानी कि वही सब बातें लगभग मैंने जो बताई वही सब बातें को किताबी भाषा में भृगु ऋषि ने इस प्रकार बताया। अब चंद्रमा के बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे मंगल की। मंगल जो है इस कुंडली के सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह हैं और बैठे हुए हैं दसम भाव में सिंह राशि में और डिग्री है 6। तो मंगल का जब जब समय आएगा तो आपको ज़िंदगी में क्या क्या मिलेगा वो देख लो। मंगल के समय में पिता से लाभ, सरकार से लाभ, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रभुता में वृद्धि, अधिकार की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, राजयोग का उदय और मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 आपके मस्तक पर में तो मेंटली तौर पर बड़ा स्ट्रांग करना, शरीर में ऊर्जा का एहसास, विनम्रता थोड़ा सा कम रहेगा और गुस्सा ज़्यादा आएगा, विवेक में वृद्धि और मंगल की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो सुख में वृद्धि, माता से लाभ, मकान से संबंधित कुछ चीज़ें डिसीजन लेना जैसे कि मकान बनाना, मकान खरीदना, मकान का कुछ रिपेयरिंग करवाना इत्यादि, जमीन खरीदने का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, गाड़ी लेने का योग, अनएक्सपेक्टेड धन प्राप्ति का योग और छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी आती भी है भगवान न करे तो मंगल अपने समय में उस परेशानी को दबा देगा। मंगल की 8वीं दृष्टि जो है पंचम भाव पर में तो एक पुत्र प्राप्ति का योग बन गया आपके कुंडली में, विद्या बुद्धि में बड़ा कमाल का लाभ मिलेगा, मंगल के समय में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, यश में वृद्धि होगी, मंगल कार्य भी करोगे, धर्म का भी पालन करोगे, ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ जो है मिलेगा और पेट भी बड़ा मजबूत रहेगा मंगल के समय में। मंगल आपके कुंडली में जो है सो लग्न के साथ साथ छठे भाव का भी मालिक है तो मंगल के समय में दुश्मन पर भी विजय प्राप्त करोगे, चिंताओं का भी नाश होगा, रोग का भी नाश होगा, केस मुकदमा अगर चल रहा है तो वो भी खत्म होगा, कर्जा भी समाप्त होगा, अपयश कलंक वगैरह भी दूर होगा, ये मेरा मत है। अब भृगु ऋषि क्या कहते हैं वो सुन लो। मंगल जिस व्यक्ति के कुंडली में वृश्चिक लग्न वालों के लिए दसम भाव में अगर मंगल बैठा हो तो भृगु ऋषि का क्या मत है वो देखो। भृगु ऋषि का कहना है कि जिस व्यक्ति का सिंह का मंगल लग्न से 10वें स्थान में हो वह मनुष्य बड़ा भारी प्रतापी होता है, दैहिक राज्य सुख भोगने वाला और देह में सुंदर व तेज प्राप्त करने वाला, बड़ा प्रभावशाली, होशियार, कर्मेष्ठी और बड़ा ही तेज दिमाग का होता है तथा कुछ रोग युक्त व पिता स्थान की तरक्की करने वाला और पिता से कुछ विशेष पाने वाला, बड़ी युक्ति वाला और राज्य स्थान से मान सम्मान पाने वाला एवं नेम फेम पाने वाला और आत्मबल वाला, दृढ़ संकल्प रखने वाला, मातृ स्थान से कुछ नीरसता पाने वाला या विरोध पाने वाला तथा बड़ी मेहनत करने वाला तथा संतान शक्ति प्राप्त करने वाला, बड़ा बुद्धिमान तथा विद्यावान और बहुत मजबूत बोलने वाला, हुकूमत करने वाला और ख्याति प्राप्त करने वाला होता है। यानी कि हर मामले में बढ़िया ही जो है रिजल्ट मंगल का आपको भृगु ऋषि भी बता रहे हैं।
मंगल के बाद अब बुध की चर्चा करते हैं कि बुध का रिजल्ट आपके कुंडली में कैसा रहने वाला है। बुध इस कुंडली में जो है सो एकादश भाव के साथ साथ अष्टम भाव के भी मालिक होकर के मारक ग्रह बन जाते हैं और बैठे हुए हैं तीसरे भाव में। तो बुध आपको इस समय 50% अच्छा तो 50% बुरा रिजल्ट भी देगा। जैसे कि देख लो कि तीसरे भाव में बैठने के कारण बुध आपको जो है बहुत परिश्रम करवाएगा, बड़ा मेहनत करवाएगा, बहुत परिश्रमी बना देगा आपको। छोटा भाई बहन अगर कोई होगा तो वहाँ से जो है सो लाभ कम दिलवाएगा, पराक्रम में थोड़ी सी कमी करेगा, पेशेंस लेवल को कमजोर करेगा, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित कोई माइनर इशू भी दे सकता है। गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। ससुराल पक्ष से भी बुध के समय में कुछ टेंशन तनाव, भाग्य को लेकर के भी कुछ परेशानी, धर्म और तीर्थ यात्रा वगैरह में परेशानी, यश में जो है सो कमी, और बढ़िया गुरु आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा का आशीर्वाद नॉर्मल प्राप्त होना, और काम में बाधा का योग, एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बन जाएगा, और कुछ लाभ का भी योग बनेगा, कुछ पैसा भी आएगा, कुछ उपलब्धि की भी प्राप्ति होगी, कुछ मनोकामनाओं की भी पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन से भी कुछ लाभ मिलेगा, पुत्र वधु दामाद का भी जो है कुछ बुध के समय में माइनर फायदा आपको देखने को मिलेगा। अब इस पर में देख लो कि भृगु ऋषि का जो है सो क्या मत है, वो क्या कह रहे हैं। भृगु ऋषि बुध जिसके कुंडली में तीसरे भाव में बैठा रहता है और वृश्चिक लग्न की अगर कुंडली है तो उस पर भृगु ऋषि का कहना है कि जिस व्यक्ति का मकर का बुध लग्न से तीसरे स्थान में हो वह मनुष्य सौम्य रीति से बड़ा पुरुषार्थ करने वाला और पुरुषार्थ से लाभ लेने वाला तथा गूढ़ विवेक की शक्ति से लाभ पाने वाला, वह पुरातत्व शक्ति व सुंदर फल करने वाला होता है। गूढ़ लाभ की योजनाओं से भाग्य में सफलता का योग बनाने वाला और आय में वृद्धि करने वाला, वह बहन भाई के संपर्क में कुछ कठिनाई का सामना करने वाला लेकिन उसके साथ कुछ लाभ भी लेने वाला, आत्मीयता का योग पाने वाला, भाई बहनों के संबंध में कुछ कमी व कलेश का साधारण योग करने वाला, धर्म के संबंध में कुछ स्वार्थ युक्त नीति को काम में लाने वाला वो व्यक्ति होता है जिसका बुध वृश्चिक लग्न के कुंडली में तीसरे भाव में हो। दोनों का आपको मत बता दिया। ये लिखते जाओ, लिखोगे तब जाकर के समझ में आएगा। बुध के बाद अब गुरु की चर्चा करते हैं। गुरु इस कुंडली में लग्न में ही आपके मस्तक पर में बैठे हुए हैं और वो भी 14 डिग्री पर में, बहुत ही प्रबल, बड़ा ही मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं। गुरु का जब मैंने महादशा अंतरदशा लिखवाया है तो गुरु के समय में आप ये मान के चलो कि शरीर बड़ा बलिष्ठ रहेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, रंग रूप भी बड़ा सुंदर देखने में हो जाएगा गुरु के समय में भी, मस्तिष्क दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा, विवेक का सहारा लोगे, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी और स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। गुरु की पंचम दृष्टि जो है पंचम भाव पर में तो पुत्र प्राप्ति का योग बन गया, संतान से भी लाभ मिलेगा, विद्या बुद्धि का भी योग बन जाएगा, यश में भी वृद्धि होगी, चाहने वालों की भी संख्या में वृद्धि होगी, धर्म और मंगल कार्य भी करोगे, ननिहाल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी से भी अपार धन दौलत लाभ का योग बनेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी कमाल का चलेगा। गुरु के समय में दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पार्टनरशिप में भी मिला जुला काम बढ़िया ही चलेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य के घर पर में तो भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलेगा, दिन दोगुना रात चौगुना अपने आप विकास करते चले जाओगे, धर्म का भी पालन करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह भी करने का मौका मिलेगा, यश में भी वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि स्वप्न भी पूरे होंगे, शिक्षा स्तर भी आपका बढ़िया रहेगा, बढ़िया गुरु आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा ब्राह्मण इन सब का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। गुरु के समय में आपको बहुत ही बढ़िया समय रहेगा, कोई भी रत्न वगैरह भी धारण करने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद गुरु 14 डिग्री पर में है जो आपके लिए बहुत ही उत्तम और कमाल का रहने वाला है। सब सुख आपको गुरु अकेला देने में सक्षम है। इस पर मैं अब सुन लो भृगु ऋषि का क्या मत है। भृगु ऋषि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का वृश्चिक का गुरु लग्न के पहले स्थान में हो वह मनुष्य बड़ा ही बुद्धिमान, पंडित, बड़ा धर्म मर्मज्ञ, नीतिज्ञ और धन की शक्ति प्राप्त करने वाला और बड़ी योग्यता वाला और संतान पाने वाला, हृदय और बुद्धि के बल से बड़ा मान सम्मान पाने वाला, पुत्र के जरिए तरक्की पाने वाला और गृहस्थ व रोजगार का बड़ा ख्याल करने वाला, धन और कुटुंब की वृद्धि करने में लगा रहने वाला, बड़ा गुणी न्यायी चाहने वाला, वह ठीक और सही तरीके से बात कहने वाला, देह में बड़ी कला रखने वाला, ज्योतिष से भी बड़ा प्रेम करने वाला, प्रतिष्ठावान, दूरदर्शिता रखने वाला, आत्मज्ञान रखने वाला, प्रभावशाली तथा सनातन धर्मी, ईश्वर में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति होता है। हर मामले में बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं गुरु का।
शुक्र का अब इस कुंडली में देख लो आपके लिए कैसा रिजल्ट है। शुक्र की जब महादशा अंतरदशा आएगी तो शुक्र इस कुंडली में सप्तम भाव के साथ साथ द्वादश भाव के भी मालिक हैं और शुक्र इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। लेकिन शुक्र, गुरु और बुध का ये एक आदत होता है कि मारक होने के बाद भी जो है कुछ बढ़िया रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन मैं आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं बताने वाला हूँ। शुक्र आपके चेहरा पर में बैठा हुआ है तो चेहरा आपका बड़ा सुंदर जरूर होगा, लेकिन शुक्र के समय में जो है सो टेंशन तनाव ज़्यादा रहेगा, दिमागी तौर पर में परेशान रहोगे, पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव भी होगा, काम वासना की अधिकता रहेगी, दैनिक व्यवसाय भी बहुत अच्छा नहीं चलेगा। और शुक्र जो है सो द्वादश भाव का भी मालिक है, तो जिसके कारण से जो है सो खर्चा भी बहुत होगा, धनहानि का योग बनेगा, सैया सुख में कमी, अस्पताल के खर्चा का योग, विदेश से कुछ धन लाभ का आपके लिए जो है योग बन जाएगा। ये मेरा मत है। अब भृगु ऋषि इस पर में क्या कहते हैं वो सुन लो तो ज़्यादा क्लियर होगा। भृगु ऋषि कहते हैं कि शुक्र जिस व्यक्ति के कुंडली में लग्न में वृश्चिक लग्न वालों का बैठा हो तो वह मनुष्य अन्य दूसरे स्थान के संपर्क से अच्छा दैनिक रोजगार पाने वाला तथा बड़ी शानदारी के साथ बहुत खर्च करने वाला और कुछ हेर फेर के साथ उत्तम रोजगार में बड़ी होशियारी के साथ काम करने वाला, किंतु रोजगार में कुछ कमजोरी एवं कम बचत पाने वाला और स्त्री सुख भोग आदि में कुछ वृद्धि पाने वाला और स्त्री के कारणों से अधिक खर्च व देह में कमजोरी पाने वाला और रोजगार के कारण घूमने फिरने वाला व मान पाने वाला, बड़ा चतुर और उत्तम भोग चाहने वाला और लौकिक व्यवहार को बड़ी योग्यता से उलट फेर करने वाला, बड़ा कुशल, चतुर व सावधान, दूरदर्शी और सुंदरता को चाहने वाला व्यक्ति होता है। ये भृगु ऋषि का कहना है। शुक्र के बाद अब शनि का फलादेश करता हूं। शनि इस कुंडली में क्या फल देने वाले हैं और क्या कह रहे हैं शनि आपके कुंडली में। शनि आपके कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं, वो भी 16 डिग्री पर में, और कमाल के राजयोग बना रहे हैं। समझ लो कि शनि का जब समय आएगा तो जिंदगी बदल जाएगी, गुरु का जब समय आएगा तो जिंदगी बदल जाएगी, सारा रुख और रुतबा ही बदल जाएगा जिंदगी का। शनि के समय में अब देख लो कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, वो भी 16 डिग्री पर में 100% रिजल्ट देने में, इसको कहते हैं ओरिजिनल राजयोग। अब देख लो शनि का जब समय आएगा तो सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, मकान बढ़िया बनाने का योग बन जाएगा, भूमि खरीदने का योग बन जाएगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन जाएगा, वाहन खरीदने का योग बन जाएगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का योग बन जाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन के नाश का योग बनेगा, चिंता दूर होगा, रोग नाश होगा, कर्ज खत्म होगा, केस मुकदमा दूर होगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, कलंक दूर होगा, शोक और दुख का नाश होगा। शनि की सातवीं दृष्टि दसम भाव पर में पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, काम धंधा कमाल का चलेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी और राजयोग का उदय होगा। 7, 8, 9, 10 मस्तक पर में दसम दृष्टि, जिसके कारण से शरीर भी बुलंद रहेगा, दिमाग भी बड़ा तेजी से काम करेगा, गर्व आपका जो है सो बना रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि भृगु ऋषि का क्या मत है। अब इसमें देख लो कि ये सस नामक राजयोग का निर्माण हो गया इस कुंडली में। इस पर में भृगु ऋषि का क्या मत है वो देख लो आप। भृगु ऋषि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का कुंभ का शनि लग्न से चौथे स्थान में हो वह मनुष्य बहुत जायदाद वाला, मकान वाला, जमीन वाला, सुख प्राप्त करने वाला होता है, माता की शक्ति से फायदा उठाने वाला, सुख प्राप्त करने वाला, मातृ स्थान के शक्ति से बहुत लाभ लेने वाला, भाई बहन का सुख प्राप्त करने वाला, मामा के क्षेत्र से कुछ हानि पहुंचाने वाला, मामा को कुछ हानि पहुंचाने वाला, वह ननिहाल पक्ष से कुछ कमजोरी पाने वाला और कुछ अशांति भी महसूस करने वाला, सुख शक्ति के दायरे के अनुसार अपनी देह व आत्मा में सुख की कमी महसूस करने वाला, पिता स्थान से कुछ सुख के संबंध में कमी का योग पाने वाला और गुप्त दाव चलने वाला व्यक्ति होता है। ये शनि का फलादेश कह रहे हैं भृगु ऋषि। तो शनि का जब समय आएगा तो ये फल सब भी लागू होगा। शनि के बाद अब राहु की चर्चा करते हैं, जो समय अभी आपका चल रहा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। राहु इस कुंडली में 16 डिग्री पर में द्वादश भाव में बैठा हुआ है। अब राहु का क्या क्या फल मैं कह रहा हूँ और भृगु ऋषि क्या कहेंगे वो भी बताऊंगा। मेरे हिसाब से राहु की जब महादशा अंतरदशा जिंदगी में आएगी तो खर्चा बहुत होगा, धन हानि का योग बनेगा, सैया सुख में कमी आ जाएगी, घर से बाहर भी जाना पड़ सकता है, अस्पताल में भर्ती होने का भी योग बन सकता है, अस्पताल से संबंधित खर्चा भी होता रहेगा,
आंख से संबंधित भी परेशानी आ सकती है। और 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो सुख में कमी, माता को परेशानी, मकान से संबंधित परेशानी, जमीन से संबंधित परेशानी, अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी, अनएक्सपेक्टेड लॉस, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी परेशानी का योग बना देंगे। राहु की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में तो दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में रहोगे, रोग परेशान करेगा, केस मुकदमा का भी योग बन सकता है, कर्ज लेने का भी आपको हो सकता है, पेट से संबंधित परेशानी, कलंक लगने का भी योग और शोक और दुख प्राप्ति का भी योग बन जाएगा। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में तो जीवन और मृत्यु का भी मन में डर सताता रहेगा, अचानक से धनहानि भी होगी, एक्सीडेंट होने का भी योग और घर से दूर रहने का भी योग, गुदा मार्ग से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग आपको हो सकता है। इसलिए राहु के समय में दैनिक रूप से ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला रात में सोने से पहले रुद्राक्ष के माला पे जाप करेंगे, तभी जाकर के आपके लिए ये अनुकूल फल देने वाला रहेगा या परेशानी में जो है सो कमी करने वाला होगा। अब देख लो राहु के लिए जो है सो भृगु ऋषि क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का तुला का राहु लग्न से 12वें स्थान में हो वह मनुष्य बहुत खर्च करने वाला, खर्च के संबंध में कुछ बाहरी संपर्क पाने वाला, खर्च के लिए बड़ा भारी युक्तियों से काम निकालने वाला और खर्च के संबंध में परेशानियों को भी सहन करने वाला, किंतु खर्च शक्ति को मजबूत रीति से प्राप्त करने के लिए मुसीबतों की परवाह ना करने वाला और अन्य स्थान के संपर्क से बड़ी बड़ी भेद युक्ति से काम निकालने वाला और खर्च के मामले में कुछ मुफ्त की भी योजनाओं का फायदा पाने वाला और खर्च की लाइन का कुछ फिक्रमंदी से सदैव उतार चढ़ाव रखने वाला जो है सो होता है। तो ये सब परेशानी ही आपको बता रहे हैं, तो वो परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। केतु भी जो है आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो जिसके कारण से भृगु ऋषि क्या कह रहे हैं वो सुन लो और फिर मैं क्या कहता हूँ वो सुन लेना। कहते हैं केतु का जब जब समय आएगा आपके जिंदगी में, तो केतु जो है जिस व्यक्ति के कुंडली में छठे भाव में रहता है वो व्यक्ति बड़ा ही बहादुर, वीर स्वभाव वाला, शत्रु पक्ष में विजय पाने वाला, अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों की परवाह ना करने वाला, रोग दिक्कतों की बड़ी सावधानी व मुस्तैदी से हटाने वाला तथा ननिहाल पक्ष से हानि पाने वाला, अपने बचाव और हिफाजत का बड़ा गहरा उपाय करने वाला और बड़ी गहरी युक्तियों से काम निकालने वाला, अपने स्वार्थ सिद्धि का पूरा ख्याल रखने वाला और शील संतोष की जरा सी भी परवाह ना करने वाला, कुछ कमजोरी के अंदर सोचने वाला और निडर बड़ा होता है। ये भृगु ऋषि का कहना है, लेकिन मेरा कहना थोड़ा अलग है। मेरा कहना है कि केतु के समय में आपको दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में रहोगे, बीमारी परेशान करेगी, कुछ कर्ज में भी जा सकते हो, केस मुकदमा का भी योग बन सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, कलंक लगने का योग बन जाएगा, शोक और दुख प्राप्ति का भी योग बन जाएगा। 1 2 3 4 पंचम दृष्टि दशम भाव पर तो पिता से परेशानी, टेंशन, सरकार से परेशानी, टेंशन, काम धंधा का ना चलना, पद प्रभुता में कमी, अधिकार में कमी, प्रतिष्ठा में कमी, राजयोग में कमी। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में तो केतु के समय खर्चा बहुत होना, धनहानि का योग, सैया सुख में कमी, घर से दूर जाने का योग, विदेश यात्रा का योग, अस्पताल के खर्चा का भी योग और आंख से संबंधित परेशानी का योग भी और घुटने में दर्द का भी योग। नवम दृष्टि इसकी द्वितीय भाव पर में तो जमा पूंजी को केतु खत्म करने का प्रयास करेगा, परिवार में टेंशन तनाव का प्रयास करेगा, वाणी में दोष लाने का प्रयास करेगा और पड़ोसी के साथ भी जो है केतु टेंशन तनाव करवाने का प्रयास करेगा। इसलिए केतु के समय में भी ओम केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करोगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लगभग सभी ग्रहों का मैंने बता दिया। अब मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि कौन सा रत्न आप धारण कर सकते हो और कौन सा नहीं। सूर्य के लिए जो है आप माणिक्य निश्चित रूप से सूर्य के समय में धारण करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा के समय में मोती धारण करो, बहुत अच्छा रहेगा। मंगल के समय में मूंगा धारण करो, बहुत बढ़िया रहेगा। बुध के समय में जो है सो पन्ना नहीं धारण करना है। बृहस्पति के समय में पुखराज पीला धारण करने की जरूरत नहीं है। शुक्र के समय में जो है व्हाइट सफायर उजला पुखराज धारण कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, अथवा ओपल फायर। शनि के समय में नीलम धारण करने की आवश्यकता नहीं है। राहु केतु के लिए किसी भी प्रकार के रत्न को धारण करने की आवश्यकता आपके लिए नहीं है। तो यही आपके कुंडली का फलादेश था। कुंडली बड़ी अच्छी थी, अब मुझे अच्छा लगा फलादेश करके अभी, लेकिन आपका समय बढ़िया नहीं चल रहा है। आपके लिए ये आदेश है क्योंकि अभी आपके कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और राहु के महादशा में जो है राहु की महादशा जो है 2030 तक है और राहु के महादशा में अभी बुध की अंतर्दशा चल रही है, जो समय बहुत बढ़िया नहीं है। तो अभी आपके लिए आदेश है कि दैनिक रूप से रात में सोने से पहले 10 माला रुद्राक्ष के माला पर में ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करो और सुबह में स्नान करके ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला जाप करो। अगर संभव हो तो राहु के मंत्र का 72,000 बार जाप, 7200 बार हवन करवा लो और बुध के मंत्र का भी अगर संभव हो तो जाप और हवन करवा लो। ना संभव हो तो कम से कम राहु का जरूर करवा लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। हमारे यहाँ से करवाओगे तो 25,000 रुपये का खर्च आएगा और वो हो जाएगा, अच्छा रहेगा। बाकी आप चाहो दुनिया में कहीं से भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।